नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज से राज्य में बुनियादी ढांचे की मरम्मत और प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद राशि देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कहा कि आपदा से निपटने में हर संभव मदद राज्य को उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा, पीएम से प्रदेश की जनता को उम्मीदें हैं, लेकिन हिमाचल और पंजाब में आपदा राहत पैकेज की रकम कम होने से उत्तराखंड में राहत पैकेज की रकम कम होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार का आकलन भी अपेक्षा के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को धरातल पर उतर कर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेना चाहिए, ना कि हवाई। आज इन्हीं आरोपों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में जिस तरीके से मौसमी आपदा और उसके चलते जो नुकसान हुआ उसका आकलन और साथ ही साथ इसकी जद में जो लोग आए उन तक राहत सामग्री, उनके लिए राहत पैकेज प्रधानमंत्री की ओर से उसकी घोषणा की गई है। लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जमीन पर उतर कर निरीक्षण करना चाहिए, ना कि हवाई। तो आज इसी पर विशेष चर्चा खास मेहमानों के साथ कि आखिर सत्ता पक्ष की क्या प्रतिबद्धता है प्रभावितों के प्रति और साथ ही साथ विपक्ष के सवालों में, आरोपों में कितना दम। तो केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन मिल गया है कि हर संभव मदद राज्य को उपलब्ध कराई जाएगी। ये बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में मौसमी आपदा के चलते लोग प्रभावित हुए हैं, आम जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, उनको राहत की उम्मीद थी और वही प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान दी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ कमलेश रमन, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आशीष सैनी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। आशीष सैनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और शुरुआत आशीष सैनी जी आप ही के साथ, क्योंकि राहत पैकेज दिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है, उसमें भी सवाल है। क्या सवाल है आखिर वो? देखिए, प्रधानमंत्री जी के राहत पैकेज पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, उत्तराखंड के हितों को ध्यान में रखने की कोशिश की और इसी कारण से अगर आप सही मायनों में समझे कि हम उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा आई है उसमें प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के पक्ष में आर्थिक पैकेज की सबसे पहले घोषणा करें और साथ ही जिन कारणों से, जो मानवीय कारणों से, कुछ तो प्राकृतिक कारण है, लेकिन जिन मानवीय कारणों के कारण ये आपदाएं आ रही हैं, विशेष रूप से टिहरी, विशेष रूप से चमोली और उत्तरकाशी में, तो इस पर एक वैज्ञानिकों की एक टीम गठित हो जो जांच करे कि किस कारण से हुई है। हमारा ये आरोप है कि जो ऑल वेदर रोड में टनल्स बनी है या और उनकी जो चौड़ाई बढ़ाई गई है उस कारण से, और अवैध खनन की जो मंजूरी और अवैध खनन के पैसे के कलेक्शन का ठेका जो गुजरात की कंपनी को दिया है, और अंधाधुंध जो खनन हो रहा है और पेड़ों के कटान हो रहे हैं हाईवे बनाने के लिए, तो उस कारण भी उसमें कितनी जिम्मेदारी उस कारण की बनती है और कौन व्यक्ति है जिसने EIA की क्लियरेंस और NGT की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए वहां पर ये काम किए हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी से हमने राहत पैकेज को लेकर कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने राहत पैकेज दिया, कम पड़ेगा तो हम उनसे और भी मांग कर लेंगे, हमारा राज्य मांग कर लेगा। लेकिन इस मामलों पर जरूर जाए, ये मानव जनित अपराध जो इन्होंने उत्तराखंड की जनता के खिलाफ अपने उद्योगपति मित्रों के हित में किया है, इस पर हमारा सवाल है और वो सवाल बना रहेगा। हमारी मांग रहेगी कि प्रधानमंत्री उस पर जल्दी ही कोई रिएक्शन दे या कोई बात करे या सभी दलों की मीटिंग बुलाकर एक बार, जब कल प्रधानमंत्री जी आए थे तो वो विपक्ष के लोगों से भी मिल सकते थे, नेता प्रतिपक्ष से भी मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वो बात अलग है, लेकिन उत्तराखंड के हित में ये चीज नहीं थी। ठीक है कमलेश रमन जी, क्या आपका जवाब? क्योंकि राहत पैकेज से उन्हें कोई इनकार नहीं है, वो ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि आखिर ये आपदाएं बार बार क्यों हो रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ आप लोग जन कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड हमारा भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल नहीं रहता है। जब बरसात आती है तो कहीं न कहीं आपदाएँ भी आती हैं, भूस्खलन भी होता है, रोड भी टूटती है और बहुत सारी ऐसी दिक्कत और परेशानी हमारे पहाड़ों में होती है, जहाँ पर लोगों का जनजीवन बहुत ही ज़्यादा अस्त और व्यस्त हो जाता है। और रही बात अभी सैनी जी कह रहे थे कि आपदाएँ क्यों आई हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इसमें देखने चाहिए, या उनको डिप्यूट करना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। तो देखिए, जो सरकार का काम है वो सरकार कर रही है। पर मेरा एक सीधा-सा सवाल विपक्ष से ये है कि 2017 से पहले जो यहाँ आपदाएँ आती थी, उसमें क्या इन्होंने ऑल वेदर रोड बना रखी थी जो उस समय भी आपदा आई? भई आपदाएँ तो तब भी आती थी नहीं, और हमने आपदा कोई हमने पहली ऑल बात वेदर तो रोड आई की नहीं। 1 नौटंकी मिनट नहीं की आशीष है। जी, 1 नहीं, मिनट। नहीं की मैं है। चाहूँगी आपने कि सवाल आप चुप नहीं, रहेंगे, कमलेश जी सुनिए, मेरा पूरा आपने वक्तव्य सवाल सुनेंगे आप। पूछा है, मैं ये मेरा कह रहा पूरा हूँ कि वक्तव्य हमने नहीं आप किया। दे दीजिएगा ठीक है, जवाब। आप दे हमने आशीष दीजिएगा, जी, कोई आशीष जी, मना नहीं है। ओपनिंग रिमार्क में नहीं, देखिए आप अपना सवाल रखिए, मैं आपको मौका दूंगी, फिर काउंटर कीजिएगा आप। जी, जी। जी, हम्म, देखिए 2017 से पहले भी आपदाएं आई हैं और भयंकर आपदाएं आई हैं। 2000 की आपदा, 2013 की आपदा को हम अभी तक भूले नहीं है। बहुत बड़ी आपदा थी, वो पूरे देश को हिला के रख दिया था उस आपदा ने। तो क्या कांग्रेस के लोगों ने कुछ ऐसे वैज्ञानिक साइंटिस्ट बिठा रखे थे कि आपदा ना आए? लेकिन आई ना आपदा, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां हैं इस उत्तराखंड की, दिक्कत परेशानी है, पर हम उससे कैसे बचे इसकी ओर सरकार काम करती है। और सरकार अपनी तरफ से आपदा पीड़ितों को राहत देने से लेकर के उनको दोबारा सुचारू जीवन तक पहुंचाने तक अपना काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पास केवल और केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। दूसरी बात, जो हमारा अभी जो फौरी तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें 1200 करोड़ यहाँ पर देने का काम किया है इस प्रदेश को आर्थिक पैकेज के रूप में, हम उससे जो लोग हमारे जो घर से बेघर हुए हैं उनको बसाने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित हुए हैं, जो अनाथ हो गए हैं, उनको वो पीएम केयर फंड से वहां उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, टूट गए हैं या जमीजोद हो चुके हैं, उनको वो पीएम आवास के जरिए उनको मकान बनाने के लिए उनको सुरक्षित स्थानों पर जो है रहने का स्थान दिया जाएगा, उनको मकान बना करके दिए जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो सरकार की तरफ से लोगों के लिए की जाएगी। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जब हर बार जिस तरीके से आपदाएं आती हैं, पहली बार आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उन क्षेत्रों में बने हुए हैं, लोगों के बीच में है, उनकी मदद कर रहे हैं और 3 दिन का प्रवास हमारे आपदा पीड़ितों के बीच में करते हैं। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में आपदा राहत सामग्री से लेकर के आपदा प्रबंधन जो हमारे कर्मचारी हैं, उसमें सारे विभाग वहां पर पहुंचने का उन्होंने काम किया और आज भी काम चल रहा है। और ये बात सच है, सैनी जी जो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट या हमारे वैज्ञानिक ऐसे होने चाहिए, हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हमारे पहाड़ क्यों दरक रहे हैं, किस लिए दरक रहे हैं, और उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। केंद्र की सरकार ने यहाँ पर अपनी पूरी टीम भेजी है, जो हमारे जो पूरी टीम है वो ये देख रही है कि किन कमियों के कारण हमारे पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है या तमाम ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश के अंदर हो रही है, जो गाढ़ गधेरे आ रहे हैं, जो नदियों के किनारे जो लोग बसे हैं, पहाड़ों के किनारे या पहाड़ों के नीचे जो लोग हैं, क्योंकि ये पहले से बसे हुए हैं, कोई आज वो नए नहीं बसे हैं, पर आपदा है और आपदा कभी भी आ सकती है, किसी को कह करके नहीं आती है। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को मिलकर हमारे जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि आज उनकी मदद होनी चाहिए। आज वो हमारी तरफ देख रहे हैं, चाहे सरकार की तरफ हो और चाहे विपक्ष की तरफ हो। पीड़ितों को लेकर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, आपने मुझसे पूछा? जी जी आशीष जी। हाँ, देखिए अभी कमलेश रमन जी ने एक बात कही कि पीएम केयर फंड से वो आपदा राहत का कार्य भी करेंगे। पीएम केयर फंड एक प्राइवेट फंड है जो प्रधानमंत्री जी के नाम पर चलाया गया, और अभी इन्होंने पूछा कि आपदा कैसे आई है, वो चाहे प्राइवेट फंड हो चाहे सरकारी फंड हो, लेकिन लग रहा है ना जनहित के कार्यों में, वो कोई अपने घर में बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा सा, वो सैनी जी अपने घर तो नहीं ले जा रहे, हैरान की तरह जो हैरान थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, सदस्यता के नाम पर अखबार के एक एक करके कमलेश जी, 1 मिनट। बीमारी तो आप में आ गई, ठीक है, आपने अपना भाषण दिया, बीमारी आपको है ना, ये बीमारी आपको है, जब आप इसमें बोलेंगे तो दूसरा भी बोलेगा ना सैनी जी, तो थोड़ा पेशेंस आप भी रखा करें, जब कोई पहले आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए पहले। ठीक है पेशेंस रखा करें ना, फिर एक एक करके चलिए बोलिए। नहीं, ये इनमें क्या है कि बीजेपी के लोगों में एक समस्या है कि अपनी कविता पढ़ देंगे और दूसरे की सुनेंगे। ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि ये अपने आप को तानाशाह मानते हैं।
जबकि तानाशाहों की हालत क्या है वो भी आपने क्योंकि नेपाल में आप उस देखी। कविता से कोई भी सीख नहीं लेते। नहीं, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो हवाई जहाज से भाग गए, जो सड़कों पर पिटाई हुई है उनकी हुई है, जो बेफिक्र सड़कों पर रहिए, उनके गाने गा बेफिक्र रहे थे। रहिए। आपकी जो नहीं नहीं, मंशा है ना बिल्कुल देश बिल्कुल, के आप अंदर चिंता ना दंगा कीजिए, करवाने की, आपको वो कुछ पूरी नहीं नहीं होगा, होगी। कांग्रेस आपको की कुछ जो नहीं मंशा है होगा। ना दंगा करवाने की हाँ देश के अंदर, वो पूरी नहीं होगी। आप तो यही नहीं, सोच रहे हैं, आप यही हाँ सोच रहे हैं कि देश के अंदर दंगे हो, यही भड़काने का काम ठीक है, आपके चलिए राजनीति कर रहे हैं, चलिए, यही आप उत्तराखंड पर ही रहते हैं, उत्तराखंड पर रहेंगे। कमेंट कमलेश रमन जी, आशीष सैनी जी, उत्तराखंड का ही मुद्दा चर्चा का विषय है। ठीक है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने सिलक्यारा टनल और जोशीमठ का नाम लिया, तुरंत इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये फट पड़ी तुरंत वहीं पर। अरे सुन तो लीजिए, सिलक्यारा टनल में और जो वहाँ पर जो कंपनियां काम कर रही थी उनसे पीएम केयर फंड में चंदा लिया आपने। आप उत्तराखंड के लोगों का एक तरफ गला आपको घोट क्या रहे परेशानी हैं, हुई? दूसरी तरफ उनकी लाश की कीमत पर जो पैसा वसूल करते हैं उससे आप कहते हैं कि हम उत्तराखंड को चलाने का काम करेंगे और हम जो पीड़ित है उनको काम करेंगे, उनको उनके नुकसान की पूर्ति करेंगे। यानी आप मेरे ही शरीर की खाल उतारकर मुझे जूता पहनाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो काम आप उत्तराखंड में कर रहे हैं ये आपकी तानाशाही का एक बड़ा नमूना है। आप सुन लीजिए बात मेरी। हमने ये कहा कि उत्तराखंड में तबाही जो प्राकृतिक है वो आती है, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आती है। तो जो आपकी सरकार थी, जब मुख्यमंत्री जी बैठते थे नए नए कुर्ते पजामे पहनकर और चाय बिस्कुट खाते थे कुंटल के हिसाब से, पूरे अधिकारी सारे इकट्ठे होके, तो आप लोग वहाँ करते क्या थे? जब आपने प्रबंधन के नाम पर शून्य काम किया है, आप कहते थे रोज अखबार में आता था कि आज आपदा प्रबंधन की मीटिंग की, आज हमने ये प्लानिंग कर ली, आज हमने ये प्लानिंग कर ली, तो आज कहाँ है? जब प्रधानमंत्री जी के साथ कल मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में या हवाई जहाज में बैठे होंगे तो उन्होंने पूछा भी तो होगा मोदी जी ने कि भाई क्या आपने व्यवस्थाएं करी है, क्या कमी रह गई है, बताइए जरा। तो अब मुझे लगता नहीं कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कि किसी और को भी जानकारी होगी। तो हमारा ये निवेदन है हमारे एपीएन न्यूज के चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी को एक सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि कल प्रधानमंत्री जी गए हैं, हमने ये मांग रखी थी, ये हमारी पूरी हो गई, ये रह गई। जो रह गई होगी प्रदेश के नागरिक, देश के नागरिक आपका सहयोग भी करेंगे और मिलकर हम आपदा से निपटने का काम करेंगे। दूसरी बात, अब ऐसा ना हो कि आपदा राहत के लिए लोग व्यवस्था बनाए, केंद्र सरकार हमें बजट दे और इधर आप चंदा वसूल लें, तो ये भी तो डर है ना। तो अब दूसरी बात क्या है कि उत्तराखंड की एक नियम पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि गंगा नदी के दोनों किनारों पर 10-10 किलोमीटर तक कोई नया निर्माण नहीं होगा। एनजीटी का आदेश था, 300 बड़े डैम प्रतिबंधित कर दिए गए थे और वो डैम प्रतिबंधित हो गए, बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन ऑल वेदर रोड के बारे में जो जरा EIA की क्या गाइडलाइन थी, जरा आप सार्वजनिक करने की कोशिश करेंगे? अब तक वो सार्वजनिक नहीं हुई। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट को आप अपना बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हो और आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि नेशनल हाईवे के किस प्रोजेक्ट के कारण प्राकृतिक आपदा अगर यदि आई है। आप धराली उत्तरकाशी का जो घटना है, जो सबसे भयानक घटना थी, उसमें देखिए किस प्रकार से ऊपर से इतना सारा मलबा एक साथ इकट्ठा होकर आया और पूरा का पूरा शहर ढक गया। क्या आपको पहले से अनुमान नहीं था वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर कि यहाँ पर एक तबाही आने की संभावना है? साफ दिखाई दे रहा था कि जो सीधी नहर आ रही है, ऊपर नाला आ रहा है, वो नाला सीधा जाना चाहिए। उसे मोड़ने का काम किसने किया? जिसने भी किया हो, आप उसे सीधा करने का प्रयास किया या कुल मिलाकर ये जो आपदाएं हो रही हैं। नहीं, एक चीज और है, एक चीज और है कि उत्तराखंड में ऐसे कितने स्थान है जो खतरे की जद में है। देहरादून जैसे शहर में बहुत सी जगह है जहाँ नाले तबाही का रूप ले लेते हैं। आपने कोई उनकी सूची बनाकर सार्वजनिक की है? यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपने केवल चाय बिस्कुट खाए हैं मीटिंग में और उस मीटिंग का इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है। आप उत्तराखंड में कमलेश रमन जी बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने, और साथ के साथ जो सवाल हैं उसमें से कुछ वाजिब भी हैं कि आखिर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उसकी क्या रूपरेखा है। जिस तरीके से बार बार हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा आ रही है, उससे पहले और उसके बाद क्या सरकार काम कर रही है? देखिए, ये बचकाना जिस तरीके से सवाल करते हैं, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को आप मुझे बताइए। थराली में जो आपदा आई, वहाँ पर नेशनल हाईवे था। जो ये बात कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी की नेशनल हाईवे की वजह से क्या आपने ऊपर से जो नाला आ रहा था उसका मुंह मोड़ने का काम किसने किया? बताइए ना। बोलने से पहले थोड़ा सा नहीं, तो आप वहाँ समझना चाहिए ना। आप कर क्या रहे हो वहाँ पर देहरादून में बैठकर? अरे भाई, आपने किया क्या ये बताइए ना। आप मुझे अगर आपको धराली नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब आप आंखों में पट्टी बांध कर बैठे, भ्रष्टाचार की पट्टी बांध कर बैठे आंखों में। आपने बांधी ना। धराली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, धराली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तमाम जगहों पर आपदाएं आई आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, नहीं, आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर? आशीष
सैनी जी, आशीष सैनी जी, सरकार में प्लीज 45 विधायकों के बहुमत की एक दूसरे के रिमार्क में इंटरप्ट नहीं करते हैं, ठीक है? अपनी अपनी बारी का वेट कीजिए प्लीज। आ रही हूँ आशीष सैनी जी आपके पास, बोलने भाई दीजिए ये उनको। सैनी जी अपने आप को तो सोचते हैं इनकी पूरी बात सुनी जाए और ये दूसरों आपने की बात चाय नहीं बिस्कुट सुनेंगे। खाने के अलावा काम क्या किया है वो बता दीजिए ना। आशीष सैनी जी, अभी आप उन्हीं की आदत उजागर कर रहे थे कि बीजेपी वाला ऐसा करते हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? देखा क्या, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं आप, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं आप, जबकि आपको अकल नहीं अपनी गली के तो 1200 करोड़ में से पीएम केयर फंड में कितना जाएगा और कितना आपके फंड में आएगा? अरे फोरी के तौर इसमें से कितना पैसा भ्रष्टाचार की बेट चढ़ेगा जरा बताएंगे मुझे। और पीएम केयर अरे जो अभी चढ़ा ही नहीं है, जिसका केवल ऐलान हुआ है, उसके लिए सब नकारात्मक ही सोच के बैठ जाइएगा। अभी तो ऐलान हुआ है, आया कहाँ है? आपने मत निर्धारण नहीं किया, आपने 1200 करोड़ का मत निर्धारण नहीं किया ना। मैं एपीएन न्यूज के माध्यम ठीक से है। पूछना चाहता हूँ कि जो 1200 करोड़ रुपए की फिगर आई कहाँ से? एक एक करके, एक एक करके। की फिगर कहाँ से आई है मुझे बताइए ना। पैसा दिया, ये 1200 करोड़ रुपए की फिगर कहाँ से आई है? आशीष सैनी जी, एक मिनट, आप ही का तो सवाल मैंने लिया है, उनको बोलने तो दीजिए। इनको मानसिक संतुलन से ठीक करिए पहले तो आप। सिलेबस से बाहर है। हाँ ठीक है, मैं लूंगी आपका सवाल लूंगी, रुकिए एक ये तो मिनट। सुबह ये तो मुंह धोकर आ गई, इन्हें बताया नहीं मुख्यमंत्री ने। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद इनकी मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है। पहले सुन लीजिएगा, इनकी पार्टी ने कुछ बताया नहीं है। आपके पास आ रही हूँ आशीष सैनी जी, क्योंकि लगातार आप बोल ही रहे हैं। ऐसे में क्या आपके वैलिड पॉइंट्स है, क्योंकि सरकार की तरफ से घोषणा की गई और ऐसा नहीं है कि आपदा इसी सरकार में आई है, पहले भी आती थी आपदा और पहले भी क्या काम होते थे सबको पता है। बात तो आपने ऐसे पूरी में सुनी नहीं और आप ऐसे दोबारा में फिर आशीष जी के ऐसे पास में आप चले गए। किस तरीके से मतलब बोर करने के लिए आ आप रही हूँ चले आ गए रही हूँ कि कमलेश आशीष रमन जी आपके पास आ रही हूँ, चलता है यहाँ पर। आ रही हूँ मैं आपके पास। सुनने के लिए आशीष बैठिएगा, जी। जिनको खुद नहीं पता मुझे क्या पूछना है सवाल, जिनको आप खुद नहीं इनसे मालूम टीवी पूछ डिबेट में क्या बोलना है, यदि इनकी इनसे आप कल बार-बार सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दौरे में आए और हेलीकॉप्टर में बैठकर मुख्यमंत्री जी के साथ गए, उन्होंने जो काम किए हैं इनसे पूछ लीजिए ना, इनको बताया। इनको पता ही नहीं है, मैंने कहा ना ये राजनीति से इतनी दूर है, ठीक है। पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री चलिए, नहीं पता तो शायद इनको मालूम ही नहीं है कि ठीक है। प्रधानमंत्री जी कहीं नहीं गए। इनको बताया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि बात आपने अपने बोला, पहले वक्तव्य में आशीष जी ये कहा था कि राहत पैकेज का आप लोगों ने स्वागत किया है, अब उससे आप यू टर्न नहीं ले सकते। आपसे मिले हैं या नहीं मिले? अब यू टर्न मत लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों ने बोला है कि भाई हमने इसका स्वागत किया है, अच्छा हुआ कि राहत पैकेज दिया जा रहा है, केंद्र सरकार सहयोग कर रही है उत्तराखंड को। अब यू टर्न मत लीजिए कृपया करके। चलिए ठीक है कमलेश रमन जी, कमलेश रमन जी, बैंगन की तरह है, इधर भी लुटते हैं, ठीक उधर भी है। लुटते हैं, जहाँ इन्हें फायदा ठीक है। मिलता है सैनी जी नहीं, को। वो लुढ़क के अरे कौन सवालों का चला गया वो तो जवाब बता नहीं कमलेश रमन जी, सवालों के जवाब सुनना नहीं चाहिए। कौन आदमी कांग्रेस भवन से लुढ़क कर भाजपा कार्यालय चला गया, ये सबको ठीक पता है। है। आपका रोड मैप आप समझाइए, और अब उम्मीद है कि आशीष जी धैर्य से सुनेंगे, क्योंकि उन्हीं का सवाल है। अगर उनको लगता होगा कि वाकई जनता से जुड़े उनको सवाल यहाँ पर रखने हैं तो धैर्य दिखाएंगे वो। ठीक है कमलेश रमन जी बोलिए। जी मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि सैनी जी बीच में ना बोले, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलना चाहती, लेकिन वो बीच में बोलते हैं जानबूझ के। अब रही बात कि देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए और वो क्या दे करके गए। देखिए 1200 करोड़ उन्होंने फौरी तौर पर दिए हैं कि अभी जो हमारी जो तत्कालीन व्यवस्थाएं हैं उनको हम ठीक करें। जो हमारा आकलन हमारी टीम ने किया है, केंद्र की टीम ने किया है, वो प्रस्ताव जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब रखा जाएगा तो वहां से हमें और बजट मिलने की पूरी आशा है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रत्येक नागरिक के साथ मैं खड़ा हूँ सहायता के लिए। अभी मैंने पीएम केयर फंड की बात करी, उन्होंने कहा कि जो बच्चे इस समय हमारी आपदा की चपेट में आ गए हैं, अनाथ हो गए, उन बच्चों को शिक्षा से लेकर के और रहने के स्थान तक जो है पूरा उस व्यवस्था से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मकान हमारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या जो जमी जोद हो चुके हैं, उन मकानों को बनाने के लिए पीएम आवास के जो ऋण दिया जाता है, ऋण नहीं बोलेंगे उसको, जो जीरो बैलेंस पर जो दिया जाता है, जीरो ब्याज पर, वो उनको दे करके उनको वापस उसी जनजीवन में लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारे मवेशी, जो हमारे जानवर यहाँ पर मर गए हैं, उनके लिए जो है हम एक अलग से जो पैकेज है उनके जानवरों के लिए उनको देने का काम करेंगे। जिनकी किसानी से हमारी जो खेती खराब हुई है, जिनकी फसलें खराब हुई है, उनका आकलन उन्होंने कहा है कि आप आकलन करें, ताकि हम जो हमारे किसान बेरोजगार हुए हैं, जिनकी फसलें खराब हुई है, उनको हम कुछ ना कुछ इस तरीके की फौरी तौर पर मदद दे सके, ताकि उनका जनजीवन दोबारा से सुचारू हो सके। अब जो हमारे होटल एसोसिएशन या जो लोग वहाँ पर छोटे छोटे ढाबे के रूप में काम करते थे, उनका भी आकलन इसी तरीके से किया जा रहा है कि हम जो उनका आकलन करेंगे उसमें जो भी चीजें निकल करके आएंगी, हम उन लोगों को मदद देने का काम करेंगे। अब यहाँ पर दो पेज फंसते हैं, दो पेज इसलिए फंसते हैं कि किसी ने अपना होटल
होटल किसी को किराए पे दिया है तो वो मालिक को मिलेगा या किराएदार को मिलेगा, इसका भी हमें पूरा इसमें जांच रखनी है कि हमें किसको दे रहा है, किसका नुकसान हुआ है। बहुत सारे ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जिनको हमें देखना है। अब रही बात कि हमारे पहाड़ क्यों दरक रहे हैं, भूस्खलन क्यों हो रहा है या आपदाएं क्यों आ रही है। देखिए, एक तो ये प्राकृतिक है, जो प्रकृति को हम छेड़ नहीं सकते या प्रकृति को हम रोक नहीं सकते। लेकिन जब आपदा आती है तो हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक बैठ करके ये देखते हैं कि कहाँ पर ये व्यवस्थाएं खराब है, उसको हम ठीक करें। और पूरी कोशिश शासन की तरफ से ये होती है कि हम अलार्म बजा करके या लोगों को सचेत करके हमारा लेकिन उम्मीद है कमलेश रमन जी कि सिर्फ कोशिशें सरकार की ओर से ना की जाए, सिर्फ कोशिश से काम नहीं बनेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में आप लोग को उतनी ही दुगनी तेजी के साथ काम करने की जरूरत है। आशीष सैनी जी जो उन्होंने विवरण दिया उससे सहमत है कि नहीं? आशीष सैनी जी जी आप देखिए, इन्होंने कमलेश रमन जी ने वो विवरण दिया है जो कल हम एक दूसरे चैनल पर डिबेट करके विपक्ष के अनेक नेताओं ने इनके सामने मुद्दे उठाए, वो इन्होंने यहाँ पढ़ दिए। मेरा 2 सवाल है सिर्फ, अगर इनके पास जवाब होगा तो ये जरूर देंगे, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये अखबार मत पढ़ाइए, अखबार कैसे छपता है मैं मालूम है। ये आज का है। हाँ, मुझे मालूम है कैसे छपते हैं, इनमें छपा हुआ क्या है। मैं कह रहा हूँ अखबार पढ़कर ही बता दीजिए कि जो 1200 करोड़ रुपए की फिगर किसने डिसाइड की। क्या राज्य सरकार ने कोई अमाउंट बनाकर भेजा प्रस्ताव और उसमें 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली, या प्रधानमंत्री को वैसे ही कहीं सपना आया और उन्होंने 1200 करोड़ रुपए दे दिए। तो यदि राज्य सरकार ने इसके लिए एक प्रस्ताव में प्रोजेक्ट बनाया और अनुमानित खर्च बनाया तो वो खर्च सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और मुझे ये बताइए ना कि राज्य सरकार के पास क्या 2 रुपए का बजट नहीं है जो अपने बजट से कुछ खर्च कर सके, जो प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने दौरे का वीडियो बनाने तक का इंतजार किया कि जब तक मेरा वीडियो ना बन जाए तब तक कोई राहत राशि नहीं मिलेगी? आप उत्तराखंड के लोगों की दुर्दशा पर, उन पर हुए प्राकृतिक हमले पर और जिस प्रकार का वो चीज हो रही है उस पर आप अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं तो आप राजनीतिक रोटियां सेकिए, क्योंकि ये काम है आपका। लेकिन ये राज्य को बताने का काम कीजिए कि जो 1200 करोड़ रुपए का मद निर्धारण है वो किस अमाउंट में है। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप उन व्यक्ति को कर्ज देते हैं और 2.5 लाख रुपए की केवल ब्याज में छूट देते हैं। आपने प्रधानमंत्री आवास निःशुल्क बना के नहीं दिया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आवास योजना में निःशुल्क आवास बनाने की योजना थी, आपने उसे बदल के बिल्डर विकास योजना कर दिया। आज आपके बिल्डर आते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना ठीक है। काउंटर है कमलेश रमन जी का, क्योंकि अब वक्त कम है इसलिए काउंटर ले रही हूँ। कमलेश रमन जी क्या काउंटर? देखिए मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर विषय पर ये चर्चा हो रही है और इसमें हमें गंभीर भी रहना चाहिए और विपक्ष से पूरी उम्मीद ये होती है कि वो गंभीरता के साथ अपने सवालों को और जवाबों को रखने का इंतजार रखे। लेकिन कहीं ना कहीं मजाक जिस तरीके से डिबेट में बैठ करके करते हैं ना सैनी जी, वाकई बहुत उन्होंने काउंटर बोलने के लिए कहा है कि मेरे बात पर कुछ कहना है। देखिए 1200 करोड़ आप सुन लीजिए, 1200 करोड़ उन्होंने केवल फौरी तौर पर दिए हैं, ये कह करके कि अभी जो हमारा तत्कालीन जो हमारी व्यवस्था है उनको आप दुरुस्त करेंगे। और राज्य सरकार के पास पैसा है, राज्य सरकार के पास पैसा है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार राज्य सरकार को मत निर्धारण करके देगी सरकार ने अपने काम पे कितना पैसा खर्च होना है, निर्माण पे कितना पैसा खर्च होगा, राजमार्ग पे कितना खर्च होगा। नहीं, मत निर्धारण तो बताइए ना। ठीक है, ये कोई जेब से निकाल कर थोड़ी दे रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखिए ये देखना होगा कि 1200 करोड़ में कितना प्रभावितों के लाभ के लिए, राहत के लिए किस तरीके से एलोकेट किया जाता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।